Okay, kinetic theory of gases. इसमें assumptions क्या क्या है? assumption पहले नो इंटरेक्शन. एज्यूम क्या किया गया कि आइडियल गैस में नो इंटरेक्शन होता है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन. बट ये गलत एजम्पशन था. ऐसा है तो रियल गैसेस जो भी लोगे उसको लिक्विफाई करोगे, मतलब वो लिक्विड बन जाता है. लिक्विड कैसे बना? अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी ना. जैसे बहुत सारे फुटबॉल को आपस में क्लोज लाओ तो भी स्टिक नहीं करेगा. एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल से अलग होगा. बट गैस मॉलिक्यूल को क्लोज आप तो लिक्विड बन जाता है. लिक्विड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो नो इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन आइडियल गैस. इसका मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं है. इनफैक्ट कोई गैस आइडियल नहीं है. हर गैस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक रॉन्ग एजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस. तो ये रॉन्ग मतलब रियल गैस के लिए रॉन्ग हो गया. यदि आइडियल गैस तुम्हें मिल जाए तो मान के चलो कि ऐसा कोई हाइपोथेटिकल गैस है जिसमें नो अट्रैक्शन फोर्स है. तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है. ऐसा कोई गैस नहीं होता. आइडियल गैस है यार, ओनली हाइपोथेटिकल गैस है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. सब रियल गैस है. प्रैक्टिकल के लिए हम लोग N2O2 H2 CH4 सबको हम लोग आइडियल ही मान के चल जाते हैं. ओके, दूसरा था, इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना. वो क्वालिटेटिव पार्ट है बट कुछ आएगा नहीं उधर से. फिर भी एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा लगता हो. क्या वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स volume of ideal gas molecules is negligible with respect to the volume of container. या वेसल. वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू, जैसे जिस रूम में बैठे हो तुम, जितना गैस मॉलिक्यूल है उसको पूरा लिक्विफाई भी कर दोगे ना तो हार्डली एक ड्रॉप तुम्हारा कुछ मिलेगा, 1 ml. तो वो जो गैस मॉलिक्यूल होता है कैसे मान लिया गया कि नेग्लिजिबल है? क्योंकि कंप्रेस कर रहे हो तो पूरा कंप्रेस होता जा रहा है. गैस लो, उसको कंप्रेस करते जाओ, पूरा कंप्रेस हो जाएगा. मतलब वो गैस का वॉल्यूम था ही नहीं कुछ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. आइडियल गैस मॉलिक्यूल मूव randomly with different velocities. आइडियल गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? रैंडमली मूव करता है विद डिफरेंट वेलोसिटी. आइडियल गैस मॉलिक्यूल कहीं से कहीं भी मूव करेगा. और कॉलिजन आर आइडियल गैस मॉलिक्यूल का कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है. आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स collisions are perfectly elastic. इलास्टिक कॉलिजन मतलब क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन मतलब एनीवन जो इसको मालूम इलास्टिक कॉलिजन का मतलब?
नो, इलास्टिक कॉलिजन मतलब किसका इलास्टिक कॉलिजन, जिसका ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा है। तुम गैस बॉल को मतलब मॉलिक्यूल जब जाकर स्ट्राइक करता है सरफेस पे, तो वहां क्या करता है, टेंडेंसी टू, हाँ, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप। तो बॉल जब स्ट्राइक करेगा तो उस सरफेस पे फ्लैट हो जाता है, फिर अपना फिर से रीगेन करता है। जैसे ये बॉल जाके जैसे ही स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जैसे ही आएगा ऐसे फ्लैट हो जाएगा इस तरह से। फिर रीगेन करेगा, रीगेन करते करते वापस स्फेरिकल आएगा, तो फिर उसी स्पीड से आएगा। मतलब ये वी वेलोसिटी से गया, वी वेलोसिटी से वापस भी आएगा। ये क्या हो गया, इलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब मॉलिक्यूल अपना एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। ये सब एजम्पशन है। क्यों माना गया, क्योंकि यदि गैस मॉलिक्यूल अपना एनर्जी लॉस करेंगे हर स्ट्राइक पे, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, फाइनली सारे गैस मॉलिक्यूल अर्थ पे सेटल हो जाएंगे, फिर तो हम लोग ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे, एयर एयर रहेगा ही नहीं। ओके, एज पर केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अभी काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल भी होता है ना, कोई चीज रोटेट करे तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये होता है 3/2 kT एक गैस मॉलिक्यूल का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल बराबर इक्वल टू 3/2 kT इंटू एन ए, आ जाएगा 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो वो आएगा 3/2 nRT ऐसे। एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है। के क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना आ गया, R/N ना। देखो के इंटू एन को आर लिखा ना, R/N, आर का वैल्यू होता है 8.314 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻−23। इसका यूनिट क्या होगा, ये जूल है, ये केल्विन है, जूल पर केल्विन ना, जूल पर केल्विन। एक गैस मॉलिक्यूल का, तो सोचो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि वो मॉलिक्यूल कैसा है ना। एक, तो सोचो गैस मॉलिक्यूल O2 है कि CO2 है। O2 लाइटर है, H2 गैस एकदम लाइट है, बट उसकी भी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, और CO2 हैवी है, फिर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। तो रूम टेम्परेचर पे, जिस रूम में तुम बैठे हो, वहां हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम। कितना, 3/2 kT ना। हाँ, तो ये काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबका ऑन द एवरेज इतना होता है, 3/2 kT। तो जैसे मैंने बोला था डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा तुम लोग के बैच में, मुझे मालूम है किसी ने रिवीजन नहीं किया, किसी को याद नहीं होगा, बताओ। तो जिस रूम में बैठो ऑक्सीजन गैस है, व्हाट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराया, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट किसी को नहीं आएगा आंसर, बता दो। हाउ टू डू, एनीवन कैन। हाँ, जिसको भी बताना है अपना हैंड रेज करो और आंसर करो कैसा होगा।
ऑक्सीजन गैस जिस रूम में बैठे हो, व्हाट इज द de Broglie wavelength of that oxygen gas? de Broglie wavelength. मुझे प्रोसेस बता दो हैंड रेस करके, एनीवन? कोई भी है जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज किया, याद हो? हाँ चल बताओ, बताओ। यस सर। हाँ बोलो। सर de Broglie वेवलेंथ के लिए हमें E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा यूज करना पड़ेगा ना? हाँ तुम यही पहले ही चले गए। एच सी बाई लैम्डा फोटोन के लिए होता है, जिसका मास नहीं होता उसका। वो फोटोन का था ना, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। फोटोन क्या है? मासलेस पार्टिकल जो सनलाइट से आ रहे हैं। ये तो मासिव पार्टिकल है। रॉन्ग हो जा रहा है। और कोई है जो बता पाएगा? नो। बस इतना ही है। आईआईटी समझ में आया ना? यही सब क्वेश्चन आईआईटी में आ रहे हैं, 50-60 साल से यही आ रहे हैं। बट फर्क है कि जो पढ़ रहे हैं उन्हें रिवीजन याद रहता है, वो आंसर कर देते हैं। बाकी लोगों से नहीं होगा वो। हाँ यूज करो, कैसे यूज करोगे बताओ? एनीवन अपना हैंड रेज करो, बताओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में। डिब्रॉगली मैंने पढ़ाया था, क्लास में करा दिया था। फिर भी मुझे मालूम है सब क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में वही आएंगे आईआईटी में। फिर भी नहीं होते हैं, क्यों? जो रिवाइज करते हो तो आराम से 80-90 मार्क्स ले आते हैं। इम्प्रॉपर रिवीजन है ना? तो बस यही समझो। उस समय मैंने बोला था कि ये सब क्वेश्चन अभी तो बहुत इजी लग रहे हैं, है ना? बट जब कुछ समय के बाद पूछा जाएगा आईआईटी तक, तुम्हें ये सब भूल चुके रहोगे। और जिसने रिवाइज किया है, जो रोज दिन रात पढ़ रहा है, उसे याद रहता है, तो वो आराम से आंसर करके आ जाता है। आईआईटी उसके लिए सिंपल है, जो डेली रिवाइज करते हैं। रेस्ट के लिए टफ हो जाता है। वैल्यू पुट कर दो। हाँ यदि बैच 1 में मैं पूछूं ना, तो कम से कम 20 स्टूडेंट्स है जो आंसर कर देंगे। वो 20 आईआईटी वाले हैं, तुरंत करेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 MU ना? वो बहुत प्रॉपर रिवीजन में रहते हैं, तुरंत आंसर करते हैं सर। दास वगैरह भी ऐसे थे, वो जो बच्चे थे ना, मतलब 15-16 बच्चे ऐसे थे, तुरंत आंसर करते थे। कोई भी पुराना पूछ लो, इतना रिवीजन में रहते थे। तो आईटी तक उनका मालूम था कि आईटी हो जाएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से कर लेंगे। तक उन लोगों ने आराम से बाद में सबका हो ही गया, देख ही रहे हो। पूरे बैच 1 का सब एनआईटी में चले गए या अच्छे आईटी में चले गए। बस करना कुछ नहीं, बस इसी को याद करके रहो, बता दो। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ जो मैंने कराया था। अब देखूं आ ही गया तो ये क्वेश्चन। मास ऑफ लिथियम को 9 मास ऑफ प्रोटॉन मान लो। लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ accelerated by 27 volt divided by de Broglie wavelength of proton accelerated by 10 volt। ये कितना आएगा? इससे रिलेटेड फिर से करके बताओ। कर पा रहे हो तो ठीक है।
एक आंसर दिया अभी तक मेहुल ने 1/7। Just all of you still attempting. डन और अटेम्प्ट करना है। और टाइम चाहिए किसी को? वन मिनट, ओके। अच्छा साहिल, तुम आउट हो गए थे। एक क्वेश्चन का आंसर आया अभी तक? एक आंसर अटेम्प्ट करके मेहुल ने मुझे बताया। रेस्ट ऑल ऑफ यू। वह भी ओके। √22 by √972 इधर साहिल का 2.43। ओके, ठीक है। देखता हूँ क्या आंसर आता है। लैम्डा के वैल्यू था h/mv, h/√/2m के, और इसको h/√/2m क्यूब भी ऐसे लिख सकते हो।
तो लैम्डा Li2 प्लस बाई लैम्डा प्रोटॉन की बात करें हम लोग, तो क्या क्या वेरिएबल है? मास, बाकी तो कैंसिल होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ Li2 प्लस, चार्ज ऑफ Li2 प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Li2 प्लस। तो मास ऑफ प्रोटॉन को x मान लो, इसका प्रोटॉन 9x ले लो, यही दिया हुआ ना यहाँ पे, 9 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है ना। चार्ज पे प्रोटॉन का चार्ज E मान लो, तो इस पे 2E चार्ज है, Li2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और प्रोटॉन 10 वोल्ट है, तो इसका 27 वोल्ट है। x कैंसल, E कैंसल, ये 5 हो गया, √5/9 इंटू 9 इंटू 3 है ना। फाइव बाई 243, हाँ 5/243। तो तुमने आंसर किया, किसने क्या आंसर किया? अ, अचल ने आंसर किया √20/972, साहिल ने 2.43, तुमने टेंडिंग टू 1/7 लिखा था मैं, है ना, तो 1/7 मेहुल का आंसर सही था ना, 1/50, मतलब ऑलमोस्ट 1/7। तुमने क्विक आंसर दिया था मेहुल, वेरी फास्ट, ऑलमोस्ट 1/7। और 0.25 वगैरह ना। और किसका आंसर आया था? 0.25। साहिल तुमने एक पॉइंट में गड़बड़ किया, 0.25 वगैरह आ रहा है ना। 0.13 वगैरह, हाँ। अच्छा तुमने थोड़ा सा रॉन्ग किया, राइट, √20/√940, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जा रहा है ना। अच्छा, हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। 3 ऑफ यू और रेस्ट ऑल ऑफ यू नीड टू स्टडी दिस, है ना। रिवीजन करना पड़ेगा, ये रिवीजन ऑफ एटमोस्ट की है। तो चलो, वहां पे मैंने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT ले लो, है ना। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2, O2, N2, जो कुछ भी रहे सबका सेम रहेगा, सेम एज सेम टेम्परेचर। क्यों? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, नहीं तो हर गैस मॉलिक्यूल का अपना एनर्जी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? हम्म, वो था क्या था? PV इक्वल टू 1/3 इंटू mn URMS स्क्वायर। P तो प्रेशर, V तो वॉल्यूम, M मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, और N क्या हो गया? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, M और N, तो क्या हो गया? मास ऑफ गैस सैंपल ना। उसको जरूरत पड़ा था तुम नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास भी लिख सकते हो। U क्या है? URMS रूट
मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, इसको बाद में करते हैं। हाँ, पहले ये पार्ट कर लेते उसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड अभी मैं बताता हूँ एवरेज स्पीड से कैसे होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2/3 1/2 इंटू mn इंटू URMS स्क्वायर। mn क्या हो गया, मास ऑफ गैस सैंपल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 PV इक्वल टू हाफ इंटू mn इंटू URMS स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर है ना ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ना ऑफ गैस सैंपल, यहाँ पे लिख देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल कितना हो गया, 3/2 PV इक्वल टू 3/2 nRT। यही बोला था ना मैंने, काइनेटिक एनर्जी कितना आता था n मोल का, 3/2 nRT। सिंपल क्वेश्चन आता है कि 16 ग्राम O2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 3/2 nRT। अब R तुम्हें डिपेंड है कि तुम्हें क्या लेना है, कैलोरी लेना है तो 2 ले लेना, जूल लेना है तो 8.314 ले लो। तो कितना हो जाएगा ये, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 16 ग्राम, 16/32 हाफ मोल, आर का वैल्यू 8.314 इंटू 300 केल्विन, तो ये जूल हो गया ना इतना। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस कितना आ गया अपना, 3/2 nRT ना, 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल कितना होगा, अब उल्टा लिख रहे हैं, पहले मैंने लिख दिया था ये सब, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ डिराइव करके, ऐसे लिख सकते हो ना, याद रहेगा। 3/2 kT, तो यही इसी तीन टर्म में से कोई पूछता है, ये फिर ये तीनों में से। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उससे पहले ये सब डिफाइन कर देता हूँ। एवरेज स्पीड, सपोज 20 मॉलिक्यूल्स, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 30 मॉलिक्यूल्स, उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड 40 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब मीन स्पीड ना। एवरेज स्पीड कैसे होगा,
15 मीटर पर सेकेंड, नहीं रॉन्ग हो रहा है। अरे एवरेज निकालना नहीं आता है। शुभम भी 15, 1/2.5। अच्छा इसको स्टूडेंट से मान लो 20 स्टूडेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वेट है 10 किलोग्राम। 30 स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका वेट है 20 किलोग्राम। और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट है 15 किलोग्राम। एवरेज वेट कैसे लाओगे? ऑन द एवरेज एक बच्चे का क्या वेट है? सो 140/9। ओके, आनंदी ने आंसर दिया। आयुष का भी 140/9, अचल का भी 140/9 तब हो सकता है। एवरेज वेट कैसे निकालोगे? सबका वही आंसर है तो यही होगा, 140/9 कर रहे हो। तो 20 स्टूडेंट 10 kg के हैं तो सबका वेट ऐड करोगे ना, 10 + 10 + 10 + 10, 20 टाइम्स, तो कितना हो गया? 20 × 10, 200 किलोग्राम तो इधर हो गया। 210 प्लस व्हाट? 30 स्टूडेंट 20 किलो वेट वाले थे, सबका वेट ऐड करके सबके सबसे डिवाइड करोगे ना, टोटल स्टूडेंट्स है 20 + 30 + 40। सबका वेट कितना हो गया? सबका अलग अलग वेट ऐड करते जाओगे तो ये वेट कितना होगा? 30 × 20 ना, प्लस व्हाट? 40 × 15। यही क्या था? 200/9 यही था क्या? कर लो, 200 + 600 + 600। ओके, तब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हाँ ठीक है, तो चलो ये एवरेज स्पीड हो गया। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब तुम प्रोबेबिलिटी पे आ गए, तो जैसे एवरेज वेट निकालो वैसे एवरेज स्पीड निकाल दिया, तो क्लियर है ना? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बोलेंगे हम लोग? तो तुम दो चार बच्चों का वेट चेक करोगे कि इतना वेट है, वही बोल दोगे ना कि मोस्ट प्रोबेबली ये वेट है। तो मैक्सिमम क्या मोस्ट प्रोबेबली कितना बोलोगे तुम, कितना वेट है बच्चों का? सारे बच्चे मिक्स कर गए, 20, 30, 40, सब एक ही हाइट के, मालूम नहीं चल रहा, कोई 10 किलो का, कोई 20 का, कोई 15 का। तो कुछ बच्चों को बुलाओगे तो मैक्सिमम बच्चों का वेट क्या निकलेगा? 15। यस, 15 ही आएगा ना मैक्सिमम बच्चों का। तो तुम बोलोगे अरे लगता है सब 15 किलो के हैं। हो सकता है कि 10 kg भी है, 15 भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम बोलोगे कि 15 ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड क्या होगा? वो स्पीड जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करेगा। स्पीड ऑक्युपाइड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा? अब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो गया ना, पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें बस यही करना है। अब एवरेज मतलब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब वेदर रेन विल हैपन और नॉट इसी से आएगा। अब एवरेज बहुत पुअर कंसेप्ट हो गया। अब मीन निकालना है, बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऐसा क्यों करोगे ना, पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मीन मतलब ये हो जाएगा, एवरेज मतलब। क्यों? क्योंकि मान लो कि तुम्हारे बैच में
बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाला जाए तो 80% बच्चे मान लो कि बहुत इंटेलिजेंट है, 90% मार्क्स ला रहे हैं, 90 90 90 सब ला रहे हैं, और 20% बच्चे बिल्कुल डफर है, वो 0 मार्क्स ला रहे हैं, 10 मार्क्स ला रहे हैं। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया जाए तो आ जाएगा 60 मार्क्स। तो ट्रू पिक्चर है क्या यार? 80% बच्चे तो 90% वाले हैं, और जो 20% वाले 0 मार्क्स लाते हैं उनके कारण एवरेज एक लेवल लगा दिया गया, अरे 60% वाले बच्चे, तो सही नहीं हुआ ना, रॉन्ग पिक्चर हो गया ना। क्लियर ना? 80 80 80 डिवाइडेड बाय लास्ट में 100 किया, वो 0 ला रहे हैं इसलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया करते हैं कि जो जो जितना ज्यादा मार्क्स ला रहा है उसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा। जैसे डकवर्थ लुइस मेथड और ये जितना भी एवरेज वाला कंसेप्ट है सब इसी के अकॉर्डिंग है, जितनी प्रोबेबिलिटी वाली चीज है। आगे के लिए ही होगा कि पहले स्क्वायर करो उसका, फिर उसका रूट ले लो, तब मीन लो। मतलब स्क्वायर्स ऑफ स्पीड कर दो, फिर उसका मीन ले लो, उल्टा चलो, स्क्वायर्स ऑफ स्पीड फिर मीन ले लो, फिर रूट ले लो। स्क्वायर ऑफ स्पीड करोगे तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, 20 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस 30 मॉलिक्यूल कितने वाले हैं? 20 की स्पीड कहते हैं, स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस 40 इंटू 15 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल 20 प्लस 30 प्लस 40, और ये इसका रूट कर दिया। समझ में आया ना? उससे मान लो कि वो जब एवरेज लेते कि 80% वाले, तुम लोग का मार्क्स मान लो 90% आ रहा है, तो अब उसका स्क्वायर किया जाता है, 90 का स्क्वायर कितना हो गया? और कोई बच्चा 10 मार्क्स लाया, उसका 10 का स्क्वायर मतलब 100 ही, उसका 100 काउंट हुआ। अथवा 90 का स्क्वायर 8100 काउंट हुआ, तो वेटेज ज्यादा आया ना 90% वालों का। उनका 8100 काउंट हो रहा है, वो 10% वाले का 100 काउंट हुआ। जो 20% मार्क्स लाया है, 20 का स्क्वायर मतलब 400 मार्क्स काउंट हुआ, तुम्हारा 8100 काउंट हुआ। तो बेटर एवरेज है ना, तो इसमें बेटर एवरेज करेंगे तो 80% के आसपास आ जाता है, तब लगता है हाँ ट्रू पिक्चर है कि 80% एवरेज। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड समझ में आया ना? स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड, स्पीड का स्क्वायर करो, उल्टा चलना है ना। क्या करना होगा? स्पीड्स का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर किया सबका, फिर उसका मीन कर दो, यहाँ पे मीन कर दिया डिवाइड करके, फिर उसका रूट ले लो, यहाँ रूट ले लिया। ऐसे स्ट्रेट भी चलो तो चलेगा, पहले रूट करो, फिर क्या लेना है? मीन ले लो, किसका? स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड का। चलो क्लियर हो गया? ये डाउट कैसे है? सबको क्लियर हो गया? तीन तीन पार्ट क्या क्या है? यस यस यस, ओके, ठीक है। आयुष, अथर्व, साहिल, अचल सबने हाँ बोला, ठीक है। आनंदी यस, ठीक है। तो आगे करते हैं। अब इसको हम लोग यूज करेंगे इधर। अब लिखें एवरेज स्पीड, हम लोग क्या लिखेंगे? यू एवरेज विल बी U1 प्लस U2 प्लस U3, जितने गैस मॉलिक्यूल है सबका ऐड करो बाई टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यही होगा ना। और मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक स्पीड वाले हैं, तो ये U1 इंटू N1 प्लस N2 मॉलिक्यूल U2 स्पीड वाले हैं, प्लस N3 मॉलिक्यूल इस स्पीड वाले हैं, सबको ऐड किया बाय टोटल कितना होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे होगा ना। तो U एवरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं? U dn का इंटीग्रेशन बाई नीचे n, और ये 0 से इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यू आता है ना, दिस वैल्यू कम्स टू बी 8 RT बाई पाई m, ऐसे। तो जैसे एवरेज स्पीड पूछा जाए ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल,
एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। यहाँ तुम बैठो, ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड क्या होगा? यू एवरेज जब तुम लिखोगे वो होगा √8 मीटर पर सेकंड चाहिए, तो एसआई यूनिट। आर का एसआई यूनिट 8.314 है। टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन है। रूम टेम्परेचर 25 ले रहा हूँ, 25 मतलब 298 केल्विन बाई पाई एम, पाई 3.14। और O2 का मास कितना लिया जाए? एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो किलोग्राम में चाहिए ना। तो 32 2.65 into 10⁻26 मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा? इसको कैलकुलेट करो 1 मिनट में। ओके डन। 10√2 स्ट्रेट। और एक ही आंसर। कहाँ पे तुम लोग एवरेज स्पीड कर रहे थे? एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन है रूम। हाँ 3 8 8 RT रखा था। पाई 3 हाँ एम लिखो। मोलर मास कितना लिखोगे? यहाँ पे रॉन्ग होता है, इसके लिए सोचने का टाइम दिया था। कितना होगा? मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास था ना। तो ये 32 ग्राम पर मोल होता है। जब मैंने लिखा था मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो मास कैसे ग्राम में आ गया? ये नंबर ऑफ मोल है तो ये ग्राम पर मोल है ना। हाँ तो ये ग्राम पर मोल है, तो 32 ग्राम लिख के आंसर रॉन्ग कर दोगे, सीरियस हो जाएगा। तो यहाँ SI करना है, बस यही पॉइंट रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर जो आएगा किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर है ये? यस ओके।
हाँ, तो ये एवरेज स्पीड बताया। दूसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो बताया था, URMS के स्क्वायर दिया जाए, UN स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर बाई N, और URMS का स्क्वायर इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते थे N1 U1 का स्क्वायर प्लस N2 U2 का स्क्वायर N3 U3 का स्क्वायर, ऐसे डिवाइडेड बाई टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3। URMS का स्क्वायर विल बी U स्क्वायर DN बाई N, और ये होगा 0 टू इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हो ना। और ये आता है 3 RT बाई M। URMS आ गया √3 RT बाई M। काइनेटिक गैस इक्वेशन से भी लिख सकते हो। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर ना। तो URMS will be 3 PV by m into n। ये क्या है? मास ऑफ गैस सैंपल ना। m डैश लिख देता हूँ, m डैश पर मास ऑफ गैस सैंपल। इसमें फॉर्मूला में यूज करना होगा ना, SI यूनिट में चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो प्रेशर को बार में लोगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लोगे, m डैश को किलोग्राम में लोगे, या नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास भी लिख सकते हो। ये कितना होगा? PV को nRT लिखो, ये हो गया। m डैश को नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो वही 3 RT बाई M आ गया ना। या इसको ये भी लिख सकते थे 3P बाई मास बाई वॉल्यूम, ये क्या हो गया? डेंसिटी ना। तो √3P बाई D आ गया। इसका डेरिवेशन इतना आ गया। मतलब कि कभी URMS चाहिए तुम्हें, तो फॉर्मूला होगा 3PV बाई M डैश इक्वल टू 3P बाई D इक्वल टू 3RT बाई मोलर मास। M डैश मास ऑफ गैस सैंपल, ऐसा है ना। और U एवरेज लिखोगे तो क्या होगा? 3 फॉर्मूला आएगा, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला वाला ही, बस यूनिट ही रॉन्ग हो सकता है और कुछ नहीं। वो क्या था? 8PV बाई पाई M, ये होगा 8PV बाई पाई D इक्वल टू 8RT बाई पाई M। RMS एवरेज एंड U मोस्ट प्रोबेबल, इसमें बस 2 आ जाएगा। 2PV बाई M डैश विल बी इक्वल टू √2PV बाई, ये नोट्स में ऐसा नहीं लिखा गया रहेगा, नोट्स में ऐसा लिख देना, ये 2PV बाई D इक्वल टू √2RT बाई M। सबका फॉर्मूला एक जैसा लिख सकते हो। क्या डिफरेंस है? CRMS में क्या है? √3 है, और एवरेज में 8/पाई। 8/पाई कितना हो गया? 8/पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और 8/3.14 कितना हो गया? 2.6 के करीब। एंड मोस्ट प्रोबेबल 2 हो गया, तो 2, 2.6 और 3, तो कौन सा ज्यादा है? ऑफ कोर्स URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज इज ग्रेटर देन U मोस्ट प्रोबेबल, ऐसे है ना। M डैश क्या था? ये पेज नोट कर लेना बस, मैं भेजूंगा नोट्स उस पे। मास ऑफ गैस सैंपल, M क्या है? मोलर मास
मतलब ग्राम पर मोल जो होता है वही। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस सैंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, यू आर एम एस दिया हुआ है तो यू एवरेज कैसे आएगा? एक दिया हुआ तो दूसरा आएगा ही, एक तो रेशियो ही है ना। किस रेशियो में आएगा? ये √3 है, एवरेज हो गया √8/π, हो गया √2। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको हम लोग 1 मान ले, ये थोड़ा ज्यादा है, ये 1.128 आएगा और ये 1.224। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये 1 है अप्रोक्सीमेटली, दूसरा 1.1 है, एक ये 1.2, इतना तक भी याद रहता चलेगा। ये 1.2 था, ये 1.1 है, ये 1 है। बात कर इतना नहीं भी याद है तो एवरेज तो आ ही जाएगा ना ऐसे। तो इस रेशियो में ये, अब इसको हम लोग इसको 1 मान लें, इसके रेस्पेक्ट में उससे कम है तो ये 90%, तो वो 80%, 0.9213, ये 0.8165, उतने तक की जरूरत नहीं, 90 और 80 काफी है। इसको 100 मान लो तो 90%, तो 80% है। मतलब CRMS यदि 300 है तो ये एवरेज होगा उसका 90%, मतलब 270। और सी मोस्ट प्रोबेबल कितना होगा, सी या यू दोनों लिखा रहता है, तो उसका 80%, 0.8, मतलब 240 के आसपास। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो ये पेज नोट कर लेना, ये पेज थोड़े नोट्स में नहीं है। ओके, सबको क्लियर है? तो हाँ, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबली बता दिया। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें जो बार बार आता है वो क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which calculate the temperature at which root mean square speed of SO2 molecules is the same as that of oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बताओ, दूसरा बता दो एक। Calculate the average kinetic energy of 8 gram of methane at 27 degree centigrade. Calculate the root mean square speed of ozone kept in a closed vessel at 20 degrees centigrade and 82 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये 3 क्वेश्चन करो।
हाँ, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा ही, आते रहता है हर जगह। 327 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 केल्विन। हाँ शुभम, शुभम, अचल, नील। नील तुम किधर थे, इतने दिन बाद दिख रहे हो? मुझे लगा फर्स्ट बैच में हो क्या। ये कहीं गए हुए थे, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था? यस नील। मुझे लगा बहुत समय से तुम नहीं दिख रहे हो। ओके, तो फर्स्ट आंसर 3 लोगों का है स्ट्रेट। किसका आंसर 1.6? अच्छा, अगले वाले का है ना। 600 बता दो। अच्छा, तीनों कर दिया साहिल। 327, 6.21 इंटू 10⁻⁻21। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 3.9 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड थर्ड का आंसर जो तुमने दिया, जब टेम्परेचर दिया रहे तो बाकी सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देखो, फर्स्ट अटेम्प्टेड एवरीवन, दोनों का आरएमएस स्पीड इक्वल इक्वल करना है। यू SO2 इक्वल टू यू आरएमएस ऑफ व्हाट, O2। ये होता है √3 RT SO2 बाई MSO2। 3 RTO2 बाई MO2। ये कितना हो गया, √3 SO2 TSO2 स्क्वायर कर दो बाई MSO2 बाई TO2 बाई MO2। वैसे 3 ही आंसर है, बट ये सब लोग का आंसर आना चाहिए था। TSO2 बाई 64 32। TO2 कितना है, 300 कैल्विन। ये कैल्विन में रखना है, याद रखो सारे फॉर्मूला कैल्विन में ही होते हैं। तो TSO2 आ गया 600 कैल्विन, मतलब TSO2 इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। उस डिग्री सेंटीग्रेड पूछेगा जानबूझ के। सेकंड का आंसर, अच्छा सेकंड का आंसर तुमने बताया था ना, मैं कोई और आंसर देख के रुक जाओ। ये सेकंड तो 8 ग्राम वाला था ना, 8 ग्राम वाला क्वेश्चन कहाँ पर है। हाँ, ये फोर्थ है, इसका फोर्थ में 6.21 इंटू 10⁻21। हाँ, वो करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था तुम्हारा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, जो पहले बताया वही 3/2 nRT। 3/2 8 ग्राम मीथेन का, एन हो गया 8 बाई मीथेन का CH4 16 होगा ना, 12+4। हाँ, R 8.314 एट टेम्परेचर 300। 8 इंटू 3 25, 25 बाई ये 3/4 75/4। हाँ, एवरेज क्यों लिखा है फिर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जूल पर मॉलिक्यूल पूछा मैंने, पूरे का निकाल दिया ना, पर मॉलिक्यूल चाहिए था, केटी करो। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल ये है,
एवरेज की क्या मतलब, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल है। तुम्हें मिथेन, ये क्वेश्चन हो गया है, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन, यहाँ पे एक और पार्ट था मैं थोड़ा मिस कर गया, जूल पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, तभी एवरेज की बात होगी। ये तो एवरेज का क्या मतलब, 3/2 kT, 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 300, तब इतना जूल आएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट पार्ट देखें हम लोग। ओके, तो लास्ट में क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्टोन ओजोन केप्ट इन अ क्लोज वेसल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 82 सेंटीमीटर ऑफ ए। तो कभी भी आरएमएस चाहिए तो तुम्हें लिए डेटा है √3 RT/m। पीवी वगैरह का यूज मत करना, इसी में ले आना। बाकी सब डेटा जानबूझ के डराने के लिए होंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। टेम्परेचर से ही मतलब है ना, प्रेशर दे वॉल्यूम दे, उससे हम लोग को क्या मतलब, जो डेटा दिया हुआ सिर्फ उतना ही लो। तुम्हें टेम्परेचर चाहिए वो ले लो। मास ऑफ ओजोन, तो मोलर मास ऑफ ओजोन होगा कितना, 48 इंटू 10⁻⁻3, तब ये किलोग्राम हुआ ना, इसको किलोग्राम में करना था। हाँ, तब जो आंसर आएगा ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है, वो भी कर लेता हूँ। हाँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, DNU इक्वल टू 4πN m/2πRT रेस टू 3/2 e रेस टू माइनस mu²/2RT u² du। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v। n पार्टिकल है, इसका स्पीड v है या u है, u लिखा था तो u ही लिखो, वो n है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, x डिस्टेंस पर dx, तो dx होगा या dnu क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिखो। ये नोट्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड du। यहाँ u एंड du तक नहीं लिखा था, u एंड u प्लस du, u प्लस मतलब 300 प्लस 300.01, ऐसे 400 मीटर पर सेकंड प्लस 400 प्लस 0.01, ये इतने मॉलिक्यूल, इनका स्पीड इतने हमें हो गया। ये भी वही होगा बिटवीन u एंड u प्लस du। तो हाफ 1 dn/n कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, पर
हम लोग dn by n मतलब क्या हो गया यहाँ पे, dnu by n मतलब फ्रैक्शन ऑफ आ गया था ना dn by n से, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पे 1/du से डिवाइड कर दोगे तो ये भी होगा भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका स्पीड इतने के बीच में होगा, बट पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड, क्योंकि यहाँ स्पीड से डिवाइड किया हुआ ना, इसके कारण। और dn by n कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया, और n मतलब नंबर ऑफ, मतलब dn जो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका स्पीड ऐसा है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ है, और जो आने वाला क्वेश्चन था वो कर चुके हैं तुम। अब मान लो कि जो मैंने ये लिखा कर डी एन यू, ये नहीं याद है चलेगा इक्वेशन, डी एन यू इक्वल टू 4 पाई एन एम बाई 2 पाई RT रेस टू 3/2 है, ई रेस टू माइनस mu² बाई 2 RT u² du, ऐसे है ना। ये होगा 1/n dn बाई du, तो ऐसा जाएगा कुछ। यहाँ पे ये u है, ये ऊपर क्यों गया था पहले, फिर नीचे क्यों गया था, ये पार्ट हटा देते यू डी यू। अब क्यों गया था, यहाँ पे एक टर्म है u², इससे मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे u² डोमिनेट, तो उसके कारण कर्व अप गया, इसमें u² है ना। और जब ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा तो ये क्या, e⁻⁻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 ⁻
2RT डोमिनेट्स, डोमिनेंस इसका हो गया, ये नीचे आ गया, तो ये इसका कर्व हो गया। अब ये जो कर्व होगा, नीचे का डायग्राम क्या है, स्पीड था यहाँ पे, यू से था। अब एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो फिक्स ही होगा। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो रिमेन सेम, तो ये क्या होगा, ब्रॉडर होते जाएगा, बट एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन्स सेम ना। तो जैसे इस किसी भी मॉलिक्यूल का गैस का ग्राफ लोगे तो ऐसा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड वाला, मान लो चला कि 1% मॉलिक्यूल ऐसा है, 0.01% यहाँ पर हो गया, 1% मतलब 1/100। 30 मीटर पर सेकेंड वाले मान लो कि 2% मॉलिक्यूल थे तो 0.02 हो गया। 100 मीटर पर सेकेंड वाले मैक्सिमम मॉलिक्यूल ये मान लो 40% है, 0.4 ऐसे हैं जो मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये यू मोस्ट प्रोबेबल हुआ ना। हाँ, तो यू मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, स्पीड ऑक्युपाइड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अपर पॉइंट जो होता है ये, इट रिप्रेजेंट्स यू मोस्ट प्रोबेबल, ये होगा ना। इससे ज्यादा क्या होता है, यू एवरेज, वो आगे करोगे, यू एवरेज, और ये क्या होगा, यू आरएमएस, ये इससे भी ज्यादा होता है, तो इस साइड आएगा। एरिया रिमेन्स सेम, मतलब तुम टेम्परेचर यदि तुम बढ़ा दोगे तो जैसे एक कर्व ऐसे लोगे तो दूसरा कर्व क्या होगा, और ये फ्लैट ही ऐसे जाएगा। तीसरा और हाई टेम्परेचर दोगे तो ऐसे जाएगा, मतलब कर्व नीचे आते जाएगा, कर्व थोड़ा सा नीचे आएगा और ऐसे जाएगा। ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 था, T3 था। यदि विड्थ बढ़ रहा है तो हाइट कम होगा, तभी तो एरिया सेम आएगा ना। टेम्परेचर हाई करोगे तो सब मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा, तो यू तो बढ़ते चला गया सबका, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन इस पे आता है कि एरिया वाले पे क्या होगा, ये क्या है टेम्परेचर का रोल, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 देन T1 ऐसे। अब देखो क्या क्या डाउट है। हाँ, इतना तक क्लियर हुआ ये ग्राफ।
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये टॉपिक हो ही गया, बस एक ग्राफ और है फिर हो जाता। उसके बाद एक ग्राफ और दिखाया हुआ उसने कि इससे यू आरएमएस यू एवरेज जो भी लोगे तो √3 RT/m है ना, T/m। यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √T/m ना। तो जब T/m दो गैस का सेम होगा तो सेम कर्व होगा, सेम m/t, सेम ग्राफ। जैसे कि O2 ले लो 2T टेम्परेचर पे और CH4 को ले लो T टेम्परेचर पे, m/t सेम आ जाएगा। m/t कितना होगा इसका, 32/2T और इसका हो गया 16/T, रिमेन सेम ना, ये भी 16 हो गया, तो दोनों का सेम कर्व होगा। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, SO2 N2 H2 किसका कर्व कैसे करेंगे। SO2 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका स्पीड कम आएगा, तो ये इसी रीजन में स्ट्रिंग करके रह जाएगा। N2 आगे जाएगा ऐसे, ये H2 और ज्यादा आगे जाएगा, ऐसा होगा ना। तो SO2 इधर होगा तो N2 ऐसा होगा, तो H2 थोड़ा और जाएगा। यहाँ एरिया सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। हाँ, सबका 1 मोल है तो बात अलग। एक पॉइंट और आ गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे आएगा, ऐसे ये फिक्स में आता है ये पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जब फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम dy/dx इक्वल टू 0 करते हो ना, तो वहां भी y क्या था हम लोग का, ये 1/u dn/du है ना, और यहाँ u था। इसको इसको क्या करोगे, ये dn/n ले लो, ये u ले लो, ये आ जाएगा 1/n dn/du। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू du और इसको 0 कर दो। ये वैल्यू दिया था, एक बड़ा सा इक्वेशन लिखा था ना, उसको इक्वेट करोगे तो u एवरेज आ जाएगा, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट मोस्ट प्रोबेबल का था ना, तो यहाँ से u मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा √8/π/8RT/πn। जो डिराइव हुआ था वो यहाँ से डिराइव हुआ था, ये कर लिया गया और उसको dy/dx इक्वल टू 0 कर दिया गया। चलो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे करेंगे। ओके, रियल गैस इक्वेशन करेंगे अगले बार, ठीक है। ये भी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ आज, इतना ही पे रहेगा तुम लोग। ओके, सैटरडे को रहेगा, सैटरडे को कंटिन्यू होगा 8 o'clock तक, क्योंकि रियल गैस थोड़ा सा बड़ा है, तो रियल गैस खत्म करना है ना, तो उस दिन खत्म कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। ओके चलो, ऑल राइट, बाय। क्योंकि अभी ये रियल गैस न्यू टॉपिक है तो आधा पढ़ा के फायदा नहीं है, कल करेंगे। हाँ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक बार बुकलेट से पढ़ो और क्वेश्चंस कर जाओ। आज ही करना, वरना सब लॉस हो जाता है, जो चीज जिस दिन पढ़ो उसी दिन होता है। तो आज ही 1 घंटे बैठ के ये नोट्स पढ़ो और इसको कर जाओ। ओके चलो एवरीवन, बाय बाय।